हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लास 10th का राजनीति का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। उसमें हमने जाना था कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, किसी भी राष्ट्र के लिए सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। उसी के साथ हमने बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के कॉन्सेप्ट को कैसे अडॉप्ट किया गया, कैसे अपनाया गया, ये हमने वहाँ डिस्कस किया था। अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो उस चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपको बहुत संक्षिप्त में यहाँ देना चाहूँगी। हमने बेल्जियम में और श्रीलंका में भाषाई विविधता की बात की थी। अगर मैं बेल्जियम की बात करूँ तो बेल्जियम में दो भाषी लोग रहते हैं। पहला डच स्पीकिंग, दूसरा फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जो है वो फ्रेंच भाषा बोलने वालों से अधिक है, किंतु जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो बेल्जियम में अमीर हैं, समृद्ध हैं, शिक्षित हैं। दूसरी तरफ हमने देखा था श्रीलंका में भी दो भाषाई समूह की विविधता हमने देखी थी। श्रीलंका में दो भाषा बोलने वाले लोग हमने देखे थे। पहला सिंगली समुदाय, दूसरा तमिल समुदाय। सिंगली समुदाय जो था वो बहुसंख्या में था और तमिल समुदाय वहां पर अल्पसंख्या में था। ये हमने देखी दोनों देशों की भाषाई विविधता। श्रीलंका में फिर हमने देखा कि श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को हमने पढ़ा कि कैसे सिंगली समुदाय ने अपनी बहुसंख्या का उपयोग करते हुए वहां सत्ता हासिल की। न केवल सत्ता हासिल की बल्कि तमिल समुदाय का शोषण करने वाले बहुत सारे लोग वहां पर बनाए गए। मैंने आपको बताया था कि वहां पर 1956 में एक कानून पारित किया गया जिसके तहत वहां पर बहुत सारे नियम कानून लागू किए गए। पहला था सिंगली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। दूसरा, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया क्योंकि सिंगली समुदाय जो था वो बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते थे। तीसरा जो किया गया वो सिंगली समुदाय ने अपने समुदाय के लोगों के लिए विश्वविद्यालय तथा नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया। इसके कारण श्रीलंका में क्या हुआ, तमिल लोगों को भेदभाव का अनुभव हुआ और उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। वो चाहते थे कि उनके लिए एक अलग सरकार बने। इस तरीके का बहुसंख्यकवाद हमने श्रीलंका में पढ़ा। तो देखते हैं बेल्जियम ने क्या किया। बेल्जियम में हमने देखा था कि बेल्जियम ने समझदारी दिखाते हुए दोनों समुदाय के लोगों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। वहां पर केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार बनाई गई, राज्य स्तर पर राज्य सरकार व स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार बनाई गई। साथ ही वहां पर सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। सभी में जो डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे उनका जो प्रतिशत था वो समान रखा गया। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था। आइए डिस्कस करते हैं आज सत्ता की साझेदारी का सेकंड पार्ट सेकंड यहाँ डिस्कस करते हैं। पार्ट एक ही है, मैं उसे आपको दो पार्ट में पढ़ा रही हूँ। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पर, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। दूसरा पार्ट आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सत्ता की साझेदारी को हमने बेल्जियम में देखा था, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को अपनाया गया था। अब यहाँ हम बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों है, कोई भी देश क्यों सत्ता की साझेदारी को अपनाए। तो जरूरत पे बात करते हैं। इसका क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि सत्ता की साझेदारी का महत्व बताइए, तो उसमें भी आप इन पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं। पहला है, यह समाज के टकरावों को क्या करता है, कम करता है। हमने देखा था कि बेल्जियम में जो भाषाई विविधता थी वहां पर सत्ता की साझेदारी कर विभिन्न समुदाय में डच और फ्रेंच समुदाय में होने वाले टकराव को क्या किया गया था, कम किया गया। तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, यह समाज में टकराव को क्या करता है, कम करता है। दूसरा है, यह राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में, आपके राष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे तो उसकी जरूरत है कि आपको सत्ता की साझेदारी के कॉन्सेप्ट को, सिद्धांत को अपनाना होगा। तो यह पहला करता है, राजनीतिक समाज में टकराव को कम करता है। दूसरा, राजनीतिक स्थिरता कायम करता है। तीसरा, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र के क्या है,
आत्मा है। लोकतंत्र के बारे में हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, लोकतंत्र क्या और क्यों। वहां पर ये दर्शाया गया था कि लोकतंत्र होता क्या है। तो यहाँ छोटे से शब्दों में या सरल परिभाषा अगर मैं आपके सामने बताना चाहूँ तो लोकतंत्र की छोटी सी परिभाषा होती है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। यह परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई। तो क्या है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है। इसलिए हमें क्या चाहिए? सत्ता की साझेदारी की जरूरत पड़ती है। तो 3 पॉइंट के द्वारा आप इस आंसर को पूरा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या है? क्या सभी देशों ने समान सत्ता की साझेदारी की है या इसके विभिन्न रूप अपनाए हैं? तो आपके चैप्टर में सत्ता के विभिन्न रूप दिए गए हैं। आइए हम उसे डिस्कस करते हैं। सत्ता के विभिन्न रूप दिए गए हैं, 4 रूप दिए गए हैं। पहला, शासन के विभाजन अंगों में सत्ता का विभाजन। शासन का विभिन्न अंगों में सत्ता का विभाजन। इसमें विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसे सत्ता का क्या कहते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्षैतिज वितरण क्यों कहते हैं? विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका जो है उसे चेक करती है कि वो कानून सही है या गलत। तो तीनों को समान स्तर पर रखा गया है, किसी को कम या ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप क्या समझते हैं? तो सत्ता का क्षैतिज वितरण यह है कि सत्ता को विभिन्न अंगों में बांट देना। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट देना क्या है? सत्ता का क्षैतिज वितरण है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप क्या समझते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें कि सत्ता का क्षैतिज वितरण से सीधा सा तात्पर्य है कि सत्ता किसी को कम ज्यादा नहीं है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का जो विभाजन किया गया है वो बिल्कुल बराबर किया गया है, कोई ऊपर कोई नीचे बिल्कुल नहीं है। इसे कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। सेकंड देखिए, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का विभाजन। विभिन्न स्तर कौन से? जैसे भारत की बात करें तो भारत के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का विभाजन आप देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर है हमारी केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर हमारे राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर आपको नगर निगम और पंचायत देखने को मिलेंगी। तो यही है सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का विभाजन कैसे है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार होगी जो पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। दूसरा, राज्य स्तर पर जो सरकार होगी वो राज्य स्तर पर जो भी कानून बनाने के काम करेगी वो राज्य सरकार करेगी। दूसरा, स्थानीय स्तर पर जो सरकार होगी वो स्थानीय स्तर की सरकार कौन कौन सी होती है? पंचायत या नगर पालिका आप इसे कह सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह में। हमने बेल्जियम में देखा था कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन किया गया था। सामुदायिक सरकार क्या थी? विभिन्न धर्मों के लिए या विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अलग अलग सरकार क्या थी? सामुदायिक सरकार कही गई थी। तो यहाँ पर यही है, सत्ता का बंटवारा जो है विभिन्न सामाजिक समूह में है। जैसे धार्मिक समूह हो गए, भाषाई समूह हो गए, उनके बीच सत्ता का बंटवारा विभिन्न दबाव समूहों और आंदोलनों के मध्य। दबाव समूह के बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि दबाव समूह क्या होते हैं। यहाँ पर मैं आपको परिभाषा बताऊंगी। दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह होते हैं जो राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभाते लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो इस तरह के दबाव समूह और आंदोलनों के बीच में क्या होता है? सत्ता का बंटवारा किया जाता है। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने पहले पार्ट में देखा कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, बेल्जियम ने किस तरह से सत्ता की साझेदारी को अपनाकर अपने राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखा। वहीं पर श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को अपनाकर अपने देश में क्या किया? गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर ली। तो आगे हम अलग चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगर आपको मेरे ली गई क्लास पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।